हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर फाइन। चलो, आज मैं आपको वीडियो के अंदर ले जाने से पहले सबसे पहले आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेट्स चिट चैट। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे न्यूज़ में, माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम इशू बढ़ता जा रहा है इंडिया में। बहुत सारी डेथ हो रही है। कोरोना वायरस को साइड हटाइए, माइग्रेंट्स की ये जो शिफ्टिंग हो रही है इधर से उधर, उसकी वजह से, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डेथ हो रही है बहुत सारे लोगों की। मतलब हम लोग को रोज़ न्यूज़ में आता है सुनने को कि तबीयत ख़राब हो रही है छोटे छोटे बच्चों की। तो आई वॉन्ट टू जस्ट से यू कि गाइस प्लीज़, आपसे जितनी मिनिमम हेल्प हो सके, अगर आपको आसपास कोई भी दिखता है आप जस्ट उसकी हेल्प करिएगा। इस समय एक वाटर बॉटल जो आप अपने हाथ से उसको दे देंगे ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसके लिए, बिकॉज हमारी सिचुएशन इस समय बहुत ख़राब है। ओके, सो आई होप कि आप सब कर रहे होंगे, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं हम, तो हमारे खून में है कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं, हम काइंड हार्टेड है। तो ये तो कहने की बात ही नहीं कि आप करिएगा, मगर फिर भी मैं आपको बस सजेस्ट करना चाहती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मिनिमम आप ये मत सोचिएगा हम क्या कर सकते हैं। आप अगर अपने घर की एक पानी की बॉटल भी किसी को देंगे, या आप कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि उसको हेल्प कर सकती है, उस समय देंगे ना, वो सच में उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। मैं भी इस तरीके के काम आजकल कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा बिजी थी, मगर आज का वीडियो मैं इसीलिए ले करके आई थी, स्पेशली मुझे आपसे ये बात बोलनी थी इसलिए। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलते हैं हम लोग वीडियो के अंदर। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में, पूणे एक्ट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअली हमने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक हमारा चल रहा था, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है, ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे जो भी हिस्ट्री थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये जो आज हम वीडियो में पढ़ेंगे, ये उस टॉपिक का लास्ट पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मैंने आपको बताया था ये एक्ट कुछ नहीं है, ये बस ये है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी, कौन से रूल्स बनाए गए थे, बस। और जिसके बाद से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर सारा कंट्रोल खो दिया, ये बस उसका लास्ट एक्ट है। उसके साथ ये तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ मैंने लक्ष्मीकांत बुक में एक चीज़ नोटिस करी थी और मैं वो भी आपके लिए लेके आई। बहुत सारे लोग होते हैं जो लक्ष्मीकांत अफोर्ड नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग नहीं खरीद पा रहे, तो भी मैं पूरा एक तरीके का जिस्ट लेकर के आई हूँ। तो इसमें हम आज के वीडियो में इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट फ्री कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया भी पढ़ेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी? जो लास्ट ब्रिटिश रूल के अंडर की गवर्नमेंट थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। इसमें वाइसरॉय तो एक था, मगर सारे मेंबर्स जो थे वो इंडियन थे। पार्टीशन से पहले के जो जितने लोग थे वो सब इंडियंस थे इस इंटरिम गवर्नमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो पढ़ेंगे वो है फर्स्ट फ्री कैबिनेट फॉर फ्री इंडिया। तो इसमें हमारे भारत की पार्टीशन के बाद जो हिस्सा हटना था भारत से, उसको उस पार्टीशन के बाद जो इंडिया बचा, उस इंडिया की जो कैबिनेट आई, उस इंडिया के जो मिनिस्टर्स बने, हम उसके बारे में भी आज जस्ट एक मेंबर्स के नेम और उनके पोर्टफोलियोज के बारे में जानेंगे। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, प्रेस द लाइक, प्रेस द सब्सक्राइब, शेयर इट टू एज मैनी एज पॉसिबल। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो नाम से बहुत क्लियर है कि भारत में फ्रीडम, फाइनल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस मिलना, ये एक्ट उस पर है। कब मिलेगी? 1947 की बात है ये। तो फरवरी 20, 1947 को द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? क्लेमेंट एटली। इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब ब्रिटिश जो है वो रूल जून 30 तक ख़त्म हो जाएगा। जून 30, 1948 को भारत से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्या ख़त्म हो जाएगी? ब्रिटिश रूल। उन्होंने कहा कि अब हम सारी पावर्स जो हमारे पास है उनको भारत के रिस्पॉन्सिबल हाथों में दे के जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा हम यहाँ की गवर्नमेंट को सिलेक्ट करके जाएंगे, चूज़ करवा के जाएंगे, रिप्रेजेंटेट करवा के जाएंगे, जिससे कि भारत को धीरे धीरे संभलने का मौका मिले और वो खुद से अपने आप को गवर्न कर सके, ऐसा इन्होंने कहा। तो यहाँ पे लिखा है, ऑन फरवरी 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948, आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। ओके, इसके बाद इस अनाउंसमेंट के साथ मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने कहा कि एक एगिटेशन लगा दिया कि मुस्लिम लीग एक पार्टीशन चाहती है देश में,
और उसका अपना एक कंट्री हो, और वो इंडिया वाले कंट्री को शेयर नहीं करना चाहती, वो मुसलमानी जहाँ पर बहुमत हो, मुसलमान लोग ज़्यादा हों, ऐसा एक कंट्री चाहती है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जाए, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग हो गई थी हमारे भारतीय फ्रीडम फाइटर्स में, वो अलग सोचने लगे थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एगिटेशन ऑफ मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, आप स्वतंत्रता दें, मगर भारत को भी हमें हमारा पार्टीशन करें, ताकि हमें भी हमारा देश मिले, जिससे कि हमें इनके हिंदू जो बहुसंख्यक हैं उनके अंडर में ना रहना पड़े। ऐसी चीज़ मुस्लिम लीग ने बोल दी। फिर क्या होता है, फिर ऑन जून 3, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनाएगी, जो कि 1946 में बनी हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो बनाएगी, तो वो यहाँ पर उन लोगों पर अप्लाई नहीं होगा, उन पार्ट्स पर अप्लाई नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। मगर जैसे कि हमारा इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर पंजाब के हिस्से ने कह दिया कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि उसको आप ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करा नहीं सकते, वो उसकी मर्ज़ी है, वो आपको माने या ना माने, ऐसा उन्होंने यहाँ बोल दिया। क्योंकि वो जाते थे, वो जा रहे थे, उन्होंने सोच रखा था कि हम जा तो रहे मगर इंडिया को हम टुकड़ों में बांट के जाएंगे, तो उन्होंने ये एक क्लॉज रखा कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, वो अगर कोई पार्ट अप्लाई करना नहीं चाहता अपने उस एरिया में, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे उसको। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। उसके साथ ऑन द सेम डे लॉर्ड माउंटबेटन पुट द 4th पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। अब उस टाइम पर वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे इंडिया में वाइसरॉय। तो उसी दिन उन्होंने कहा कि एक पार्टीशन प्लान भी आया, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना एक अलग देश चाहती है, इसलिए हम एक प्लान लेकर के आए, और उसको माउंटबेटन प्लान बोल दिया, क्योंकि वो लॉर्ड माउंटबेटन ने इंट्रोड्यूस किया था। इस प्लान में ये था कि वही कि पार्टीशन किया जाएगा, एक देश पाकिस्तान बनाया जाएगा, भारत से अलग किया जाएगा, और साथ ही ये प्लान आते ही पहले तो हम लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस नहीं मानेगी, मगर क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस का सपना पूरा होने वाला था, और कांग्रेस जानती थी कि मुस्लिम लीग के जो वो लोग हैं वो नहीं मानने वाले, उनको कितना भी हम अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करें मगर वो नहीं मानेंगे, इसलिए कांग्रेस ने गिव अप कर दिया कि ठीक है, हमारे बाकी देश के हिस्से को तो इंडिपेंडेंस मिल रही है, बाकी को तो इंडिपेंडेंस का एक साइड देखने को मिलेगा, और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हमारे लोग, हमारा देश जो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर दिया, हम उसको दोबारा से सही करने का एक मौका पा पाएंगे। तो दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसको जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इसके फीचर्स देखते हैं, क्या क्या क्लॉजेस थे इसमें, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स और लॉज थे। तो सबसे पहले तो ये था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में ख़त्म होने वाला था, और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट बोला जाने वाला था। कब से? अगस्त 15, 1947 से भारत इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट हो गया। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि भारत जो है वो पार्टीशन किया जाएगा और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे, एक इंडिया ही रहेगा और एक का हिस्सा पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया? इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन His Majesty government in Britain was to have no responsibilities with respect to the government of India and Pakistan। यहाँ पर इन्होंने वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया। इन्होंने कहा भारत का कोई वाइसरॉय नहीं रहेगा, पाकिस्तान का भी कोई वाइसरॉय नहीं होगा, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट होंगे, वो दोनों अपने हिसाब से अपने आप को रूल कर सकेंगे, गवर्न कर सकेंगे। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ना इन पर कोई अधिकार होगा, ना कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर इनका कुछ बिगड़ता भी है तो भी ब्रिटिशर्स से कोई मतलब नहीं, और अगर ये कुछ अच्छा करते तो ब्रिटिशर्स अपना हक भी उसमें से नहीं ले सकते। इस तरीके की इन्होंने पूरी एक स्टेटमेंट दे दी। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि it empowered the constituent assembly of both the dominions to legislate for their respective territories. No act were passed after August 15, 1947 of British Parliament। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पाकिस्तानी असेंबली दोनों को कहा गया कि आप पूरी तरीके से फ्री हैं अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, जहाँ से आप चाहें वहाँ से बनाएं, और अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज जो हिस्सा हम बांट रहे हैं, जो लाइन हम बना रहे हैं, दोनों के बॉर्डर्स जो हम बना रहे हैं, आप उसी के अंदर सीमित तरीके से अपने आप को रूल करें, उसके बाहर जाने का प्रयास ना करें। एक तो ये चीज़ बताइए। उसके बाद क्या हुआ, अगस्त 15 1947 के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पार्लियामेंट में भारत या पाकिस्तान दोनों के लिए कभी भी कोई रूल या लॉ नहीं बनाया। हमेशा आपने देखा होगा सारे रूल्स और लॉज पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे और फिर यहाँ आते थे, लेकिन अब से क्या हुआ, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हो गई। जब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हो गई तो उनके रूल्स और लॉज कोई और नहीं बनाएगा, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, लिखा है इट एबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ईदर टू जॉइन एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू द सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। अब इन्होंने क्या किया, जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर वाइसरॉय नहीं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या मतलब, तो इन्होंने इससे कहा वो पद ख़त्म कर दिया और उसकी जगह उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि वो सारे फंक्शंस देखेगा कॉमनवेल्थ अफेयर के। कॉमनवेल्थ अफेयर क्या था, कॉमनवेल्थ वो थे जो ब्रिटिशर्स के रूल में थे, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कॉमनवेल्थ नेशंस हैं जो एक तरीके की कॉलोनीज थे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहा गया कि आप कॉमनवेल्थ जो अफेयर्स हैं आप उनको देखेंगे, आप उनको मैनेज करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने फ्रीडम ग्रांट कर दी, किसको, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को। इन्होंने कहा जो राजा महाराजाओं के द्वारा उस टाइम भी रूल किए जाते तो उनसे कहा कि आप पूरी तरीके से आपको हम छूट देते हैं कि आप जिसकी साइड जाना चाहें, पाकिस्तान की साइड जाना चाहें तो पाकिस्तान की साइड जाएं, इंडिया की साइड जाना चाहें तो इंडिया की साइड जाएं, और अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते तो आप अकेले भी रह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश मोनार्क्स, जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, मोनार्क्स जो थे, उनको यहाँ पर वीटो बिल, राइट्स, रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी, पूरी तरीके से डिप्राइव कर दिया। कहा कि अब भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हैं, उसमें कोई भी आप ऐसा वीटो बिल के ऊपर राइट नहीं ले सकते, या रिजर्वेशन के लिए आप जो बिल्स पर रिजर्वेशन पहले दिया जाता था वो पूरी तरीके से आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा हाथ यहाँ से उनका हाथ हट चुका था, कोई भी चीज़ में उनको एडवांटेज नहीं ले सकते थे अब वो। It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of King of England। साथ ही किंग ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि ये जो टाइटल है ये किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए तो सही है, भारत में अब ये एम्परर वाला टाइटल नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वाली आप पद को रख सकते हैं। इस तरीके से एम्परर वाली चीज़ों को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया, टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ ही क्या किया, It discontinued the appointment to civil services and reservation of the post by the Secretary of State of India। इन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विसेज की पहले एग्जामिनेशन ICS एग्ज़ाम्स होते थे उसमें जो लोग चुने जाते थे, बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि उसमें ब्राइबिंग के थ्रू बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाते थे, या बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो फॉरेन कंट्रीज़ के होते थे, यानी कि यूरोपियंस होते थे, उनको ज़्यादा चांस दिया जाता था। एक रिजर्वेशन रखा गया था पोस्ट का, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया नहीं थी अब, क्योंकि उसको तो कॉमनवेल्थ अफेयर्स में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये भी एक तरीके से अपने आप ही अबॉलिश हो गया कि अब सिविल सर्विसेज का जो भी रहेगा वो पूरी उनकी गवर्नमेंट अपने हिसाब से, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की अपनी अपनी गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख सकती है कि उन्हें ऑफिसर्स कैसे चुनने हैं। ओके, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आधी रात में मिडनाइट, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश rule came to an end, the British government came to an end and power was transferred to the two new domains of India and Pakistan। आधी रात हो गई सब चर्चाएं होते होते और फाइनली 14-15 अगस्त आ गया। 14 का दिन पूरा बीता होगा, 12 बजते ही 15 लग गई होगी, तो इन दोनों डेट्स के बीच में फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश रूल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, उसकी पावर्स ख़त्म हो गई और सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी गई अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को, अपने अपने डोमिनियंस को, जो इंडिया और पाकिस्तान थे। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने नए डोमेन इंडिया के। उन्होंने कहा कि इंडिया अभी अभी फ्री हुआ है तो इसको, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल बना रहा, क्यों, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। ओके, बन तो गया था, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगा और बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था न्यू डोमेन का, और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 1946 में थी वही पार्लियामेंट बन गई इंडियन डोमेन की, यानी कि पीटी जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था, वही पार्लियामेंट बन गई थी किसकी, इंडियन डोमेन की, जो इंडिया में था उसकी। ओके,
अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा ये इंडिपेंडेंस एक्ट तो ख़त्म हो जाता है। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपकी लक्ष्मीकांत में भी बहुत अच्छे से ब्रीफली दी हुई है, उसी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक जस्ट व्यू लेते हैं कि कौन कौन थे जिन्होंने किस किस पोर्टफोलियो को हेल्ड किया था जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तब क्या था, तब वाइसरॉय था, हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, लेकिन मेंबर्स बनाए गए थे क्योंकि आज़ादी तुरंत मिलने के बाद तो हम तुरंत उस पर इनैक्ट तो कर नहीं सकते कोई चीज़, तो उन्होंने सबसे पहले मेंबर्स को रखा ताकि ये देख सके कैसे गवर्न किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड किया था, एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन, साथ में ये वीपी थे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। ओके, उसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग इनका पोर्टफोलियो था। ये तीन चीज़ें ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड और एग्रीकल्चर के थे, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के थे, जगजीवन राम लेबर के थे। इसके साथ सरदार बलदेव सिंह डिफेंस के थे, CH भाभा वर्क, माइंस एंड पावर के थे। ओके, ये CH भाभा बहुत इंपॉर्टेंट है। लियाकत अली खान फाइनेंस के थे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मुस्लिम्स, ये जो लियाकत अली, अब्दुल रब निश्तार, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या हैं, ये मुस्लिम लीग में बाद में शिफ्ट हो जाते हैं, मगर अभी क्योंकि हमारा पार्टीशन नहीं हुआ तो ये उससे पहले की गवर्नमेंट है। तो जैसे लियाकत अली फाइनेंस के थे, अब्दुल रब पोस्ट और एयर के थे, आसिफ अली रेलवेज और ट्रांसपोर्ट के थे, श्री राजगोपालाचारी एजुकेशन और आर्ट के थे। ऐसे ही आई चुनरीगर ये कॉमर्स के थे, गजनफर अली खान हेल्थ के थे, जोगिंदर नाथ मंदलाल लॉ के थे। यहाँ तक तो हमारे इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी कि जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी। इसके साथ अब क्या हुआ, अब जैसे इंडिया फ्री हुआ तो यहाँ पर एक कैबिनेट बनी, जो हम कह सकते हैं फाइनल हमारी गवर्नमेंट वो ये थी कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब इनके अंडर के पोर्टफोलियोज थे। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही स्टेट यानी कि सभी स्टेट्स में जो भी मसले होंगे अगर वो सेंट्रल को सॉल्व करने होंगे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में आएंगे। इसके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था, मौलाना अब्दुल कलाम को एजुकेशन, डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, RK शेट्टी को फाइनेंस। ओके, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ, आप जानते ही इन्होंने इनको कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इनको लॉ दिया गया क्योंकि ये इनका सबसे बेस्ट ऑप्शन था। फिर जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ, CH भाभा कॉमर्स, रफ़ी अहमद किदवाई कम्युनिकेशन, डॉक्टर श्याम प्रसाद इंडस्ट्री एंड सप्लाई एंड VN गडगिल वर्क, माइंस एंड पावर्स। तो ये सब जो थे हमारे फाइनल कैबिनेट के लोग थे। आपको इनके नाम याद होने चाहिए, इनके पोर्टफोलियोज याद होने चाहिए। कई बार ये आपके प्रीलिम्स में ऑप्शन वाइज आ जाता है, बड़े टेक्स्ट में आ जाता है कि अच्छा आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट। आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द पर्सन टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। तो अब आपको बताना आना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर आपसे पूछ दिया कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद होल्ड विच पोर्टफोलियो ऑफ फ्री कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। बहुत सारे तरीक़ों से मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे आपको शफल करके दे दिए जाएंगे, तो आप ये हमेशा याद रखने की चीज़ है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट टू एज मैनी एज पॉसिबल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ गाइज प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि आप हर एक चीज़ जो वीडियो में बताई जाए आप उसको समझ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।